Dear students, today we are going to solve some problems. भौतिकी के जो प्रश्न होते हैं, जो सवाल होते हैं, उन सवाल को हमको सबसे पहले समझना होगा, उसका विश्लेषण करना होगा और जो कंसेप्ट हमने सीखा है, उसका सही तरीके से उपयोग करेंगे, तो वह सवाल आसानी से बन सकता है। सबसे पहले तो आपके अंदर में कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि भौतिकी एक सरल विषय है और उसको समझना भी बहुत आसान है। जब आपके मन में एक मन में यदि आपका ऐसा लगता है कि यह बहुत ही कठिन है, तो वो विषय भी बहुत कठिन हो जाती है। आप इसको एक साधारण से शब्दों में यदि समझना चाहें, तो आप किसी अनजान गाँव में जाते हैं और वहाँ पर यदि आपको किसी के घर जाना है, तो सबसे पहले तो अनजान गाँव में जाते हैं तो आपको एक अजीब-सा लगता है और उसके बाद फिर आप किसी व्यक्ति से पूछ करके रास्ता के बारे में जानकारी करते हैं, फिर धीरे-धीरे करके आप अपने गंतव्य तक पहुँच जाते हैं। और कुछ समय के बाद फिर वो लगता है कि ये गाँव भी तो मेरे गाँव की तरह था, मैं इसके लिए कितना परेशान हो रहा था। तो ठीक उसी तरह से ही जो यह विषय है, यह भी सरल विषय है, बस इसका जो कांसेप्ट है, उसको समझना है और उस कांसेप्ट को किस तरह से हम अप्लाई करते हैं, उसको भी समझना है, तो धीरे-धीरे करके यह विषय भी बहुत ही सरल अ, स स सरल हो जाएगा। तो दोस्तों, थोड़ा-सा हम लोग आज आगे बढ़ेंगे। पहले ब्रीफ में मैं आपको सरल रेखा में गति के विभिन्न नियमों को फिर से बता दूँगा और उसके बाद हम लोग आज कुछ प्रश्नों का विश्लेषण करेंगे और उसको आप लोग घर में बैठ कर के बनाइएगा और यदि कुछ दिक्कतें आएँगी तो आप हमसे पूछ सकते हैं। हम लोगों ने देखा था कि सरल रेखा में गति क्या है कि किसी एक लाइन में जो गति होती है उसी को हम लोग सरल रेखा में गति कहते हैं। और सबसे पहली बात तो विराम और गति में हम लोगों ने अंतर समझा था। जैसे ये बस चल रही है और इस बस में जो बस को 2 लोग देख सकते हैं, एक ये लड़की भी देख सकती है और ये लड़का बाहर से देख सकता है। तो ये जब ये लड़की बस को देखेगी तो बस का जो पोज़ीशन है उसके रिस्पेक्ट में चेंज नहीं हो रहा है, तो उसके लिए बस क्या होगा विराम अवस्था में होगा। लेकिन वहीं पे चूँकि ये बाहर में रह रहा है, इस बाहर के रिस्पेक्ट में इस बस की पोज़ीशन बदल रही होती है, तो बस जो है वो गति की अवस्था में होगा। तो ये विराम और जो गति है वह सापेक्ष टर्म है, उसके लिए किसी फ्रेम ऑफ रेफ़रेंस की आवश्यकता होगी जिसके रिस्पेक्ट में हम बोलते हैं कि कोई भी वस्तु या वस्तु जो है सो गति में है या विराम अवस्था में है। जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है उसको हम लोग निर्देश तंत्र या संदर्भ निकाय कहते हैं, जिसके रिस्पेक्ट में जिसके सापेक्ष हम किसी वस्तु की गति की विश्लेषण करते हैं, उसी को हम लोग निर्देश तंत्र या संदर्भ निकाय कहते हैं। निर्देश संदर्भ निकाय सरल रेखा में बस एक सीधी लाइन होती है जिसको हम लोग एक्स अक्ष का नाम देते हैं और उसमें किसी भी एक बिंदु को हम लोग मूल बिंदु मान लेते हैं और उसके एक तरफ की दिशा को हम लोग धनात्मक बोलते हैं, दूसरे तरफ की दिशा को हम लोग ऋणात्मक बोलते हैं। जैसे इधर अगर हम लोग प्लस 5 मीटर, 10 मीटर, 20 मीटर इस तरह से नोट करेंगे, तो तब इसके विपरीत दिशा में जाएँगे और मूल बिंदु को क्रॉस कर जाएँगे, तो यहाँ पे माइनस, माइनस 5, माइनस 10, माइनस 20 मीटर या जो भी यूनिट है उसके हिसाब से होगा। तो इसमें ये समझने वाली बात है कि एक सीधी लाइन हमारा निर्देश तंत्र होगा जिसमें एक मूल बिंदु होगी और एक दिशा को धनात्मक बोलेंगे, दूसरे दिशा को ऋणात्मक बोलेंगे। वही जब हम लोग समतल में मोशन करते हैं, तो वो किसी भी जगह पे हो सकता है। उस स्थिति में हम लोग 2 सीधी लाइन जो एक-दूसरे को कट करती है, उसको फ्रेम ऑफ रेफरेंस के रूप में लेते हैं और एक को हम लोग एक्स अक्ष नाम देते हैं और जो दूसरा परपेंडिकुलर है उस लाइन के, उसको हम लोग वाई अक्ष कहते हैं। और इस स्थिति में इस पूरे प्लेन में वस्तु कहीं भी होगी तो उसका हम लोग स्थान ज्ञात कर सकते हैं। उसके लिए हमें उस वस्तु तक एक्स अक्ष पर चलना होगा, फिर एक पैरेलल लाइन वाई अक्ष के लीजिए और उस पर फिर चलिए तो आप उस पॉइंट पे चले जाएँगे। और इस तरह से हमें 2 निर्देशांक की आवश्यकता होगी, एक्स निर्देशांक या वाई निर्देशांक। अब इसमें देखने वाली बात ये है कि यदि एक्स निर्देशांक बदलता है तब भी वस्तु गति में मानी जाएगी। यदि वस्तु का वाई निर्देशांक बदलता है तब भी वस्तु गति में मानी जाएगी या दोनों ही बदलता है तब भी वस्तु गति में मानी जाएगी। और दोनों जब नहीं बदलता है उसी कंडीशन में वस्तु को विराम अवस्था में हम लोग मानेंगे। उसी तरह से इस संसार, इस ब्रह्मांड में कोई वस्तु यदि मूव करता है, तो उसके लिए हमको 3 अक्ष की ज़रूरत होती है और तीनों एक-दूसरे के परपेंडिकुलर होता है।
एक को x अक्ष, दूसरे को y अक्ष और तीसरे को z अक्ष कहते हैं। और इसमें अब हमको 3 निर्देशांक हो गए, x निर्देशांक, y निर्देशांक एंड z निर्देशांक। और इन तीनों निर्देशांक में से यदि कोई भी एक बदलता है तो हम कहते हैं कि वस्तु गति में है, या कोई 2 भी बदलता है तो भी हम बोलते हैं वस्तु गति। और तीनों ही निर्देशांक यदि बदलते हैं तभी वस्तु गति में होता है। जब तीनों निर्देशांक नहीं बदलता है तभी हम बोलेंगे कि वस्तु अ, वस्तु जो है विरामावस्था में है। तो इसी तरह से सरल रेखा में चलते हुए कण की गति का यदि विश्लेषण करें तो जैसे ए से और बी के बीच में यदि मूवमेंट करना है तो या तो हम ए से और बी के बीच में एक सीधी लाइन खींचे और वहां ए से बी डायरेक्ट पहुंच जाए, या ए से बी के बीच में कई तरह के लाइन खींचे जा सकते हैं और उसको रास्ते से हम लोग मूव करते हुए ए टू बी पहुंच सकते हैं। इनके से यदि बीच में नदी नाला आ जाता है तो हम लोगों को, या पोखर आ जाती है तो रास्ता को थोड़ा घुमा करके दूसरे पॉइंट तक पहुंचना होता है, क्योंकि हमेशा हमेशा हम रास्ता जो है सीधी लाइन नहीं खींच सकते हैं। तो इसलिए कभी-कभी ऐसा होता है ए टू बी के बीच में अब सीधी लाइन जा सकता है, या नहीं तो कभी-कभी वो अन्य रास्ता भी हमको अपनाना पड़ता है। अब इस स्थिति में क्या देखते हैं कि जो ए से बी के बीच जो सीधी लाइन खींचते हैं, उसको हम लोग विस्थापन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विस्थापन। अब विस्थापन जो होता है वो ए से बी की ओर हुआ। तो विस्थापन एक वेक्टर क्वांटिटी है, सदिश राशि है। लेकिन यदि वस्तु इस रोड से जा रही है तो इस रोड का जो लेंथ होगा वो लेंथ चली हुई दूरी कहलाएगी। तो ये जो चली हुई इस वस्तु भले ही इस रास्ते जा रही है लेकिन उसका विस्थापन ए टू बी होगा, ए बी होगा, लेकिन उसकी दूरी जो होगी इस जो रास्ते है उसकी टोटल लंबाई होगी। तो ये जो लंबाई है वो हमेशा ही पॉजिटिव धनात्मक रहेगा, इसकी कोई दिशा नहीं होती है, इसलिए जो चली हुई दूरी है वह अदिश राशि है। तो विस्थापन सदिश राशि हुआ, चली हुई दूरी जो है सो वो अदिश अदिश राशि हुआ और उसकी कोई दिशा नहीं होती है। इसी तरह से यदि कोई साइकिलिस्ट है वो अपने घर जाके फिर कॉलेज आ सकता है, या फिर वो सीधे-सीधे इस रास्ते से कॉलेज पे जा सकता है। तो उसका विस्थापन दोनों ही स्थिति में ये सीधी लाइन हुई। मतलब क्या है, जहाँ से हम लोग शुरू करते हैं और गंतव्य स्थान पर पहुँच जाते हैं, उस दोनों के डिफरेंस से विस्थापन निकलता है और जो रास्ता हम अपनाते हैं, उस रास्ता की जो लंबाई है, वो हमको दूरी बताती है। ये सब कुछ और भी एग्ज़ाम्पल्स हैं। अब चाल औसत चाल क्या होती है? जो तय की गई दूरी है और उसको हम एक समय अंतराल में तय की गई दूरी को हम लोग औसत चाल बोलते हैं। लेकिन हर हर ये जो डेल टी का मतलब है कि वो T2 माइनस T1 दैट इज़ कि एक समय अंतराल है। किसी समय उसकी चाल क्या हो सकती है? क्योंकि औसत चाल तो शुरू से अंत तक T1 से T2 तक एक ही बताएगी, लेकिन हो सकता है कि बीच में स्पीड ज़्यादा हो, कहीं पे स्पीड कम हो। तो उस कंडीशन में हम लोग उसका चाल निकालते हैं और उसका मतलब है कि डेल टी टेंड्स टू 0 दैट इज़ डेल एस बाय डेल टी का जो सीमांत मान है ds बाय dt वह चाल बताता है किसी समय। तो इसलिए इस ds बाय dt को हम लोग बोलते हैं किसी समय तय तय की गई दूरी की परिवर्तन की दर को हम लोग चाल कहते हैं। चाल एक अदिश राशि होती है। उसी तरह से हम लोग वेग पढ़े थे, औसत वेग का मतलब था विस्थापन और समय अंतराल, मतलब जो समय एक गिवन समय अंतराल में जो वस्तु का स्थान में परिवर्तन हुआ था उसी को हम लोग औसत वेग बोलते थे। तो अगर आरंभिक स्थिति x1 थी और अंतिम स्थिति x2 थी तो हम लोग x2 माइनस x1 विस्थापन हो गया और समय अंतराल t2 माइनस t1 हुआ, दैट मीन्स डेल एक्स बाई डेल टी मीन्स वी एवरेज इक्वल टू डेल एक्स बाई डेल टी, यही हमारा औसत वेग होता था। लेकिन किसी पर्टिकुलर समय में यदि हमको वेग निकालना होगा तो उस कंडीशन में डेल टी टेंड्स टू 0 तब T1 और T2 जो T2 होगा वो T1 पे ही लाई करेगा और हम बोल सकते हैं कि एट टाइम t जो है वो dx by dt हो जाता है। लिमिट डेल टी टेंड्स टू 0 दैट मीन्स dx by dt। इसलिए जो वेग होता है उसको स्थान में परिवर्तन की दर करते हैं। अब जो स्थान है वह विस्थापन से संबंधित है। विस्थापन चूंकि सदिश राशि होती है तो इसलिए जो वेग है वह भी सदिश राशि होती है। ये वेग क्या हो सकता है? धनात्मक हो सकता है, ऋणात्मक हो सकता है, शून्य हो सकता है। मीन्स कि जो वेग होती है, जो वेलोसिटी है, तो वो मोर देन ग्रेटर देन 0, लेस देन 0 और इक्वल टू 0 हो सकती है। उसी तरह से जो औसत वेग है या वेग है उसमें भी परिवर्तन हो सकता है। तो वो किसी गिवन समय अंतराल में जो वेग में परिवर्तन होता है उसको हम लोग त्वरण या औसत त्वरण बोलेंगे। दैट मीन्स v2 माइनस v1 बाई t2 माइनस t1 और डेल v बाई डेल t, इसको हम लोग औसत त्वरण बोलेंगे। अब किसी पर्टिकुलर समय में हमको त्वरण निकालना है जिसको अंग्रेजी में इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन भी बोलते हैं, तो उसका मतलब हुआ कि डेल टी टेंड्स टू 0 करना पड़ेगा। तो इस डेल v बाई डेल टी का जो सीमांत वहाँ होगा dv बाई dt दैट विल गिव द त्वरण एट टाइम t, t समय पर त्वरण है।
आप देखिए औसत की जब बात करते हैं तो टाइम पीरियड की बात करते हैं और सीधे-सीधे त्वरण की बात करते हैं तो किसी समय की बात करते हैं। त्वरण एक सदिश राशि होती है और यह भी जो विस्थापन वेग और की तरह धनात्मक, ऋणात्मक या शून्य हो सकती है। अब हम लोग एक ऐसा कंडीशन मान के चलते हैं जिसमें जो एक्सेलरेशन है वह कांस्टेंट होता है। तो मान लीजिए कि वस्तु ने अगर t इक्वल टू 0 मतलब आरंभिक स्थिति t इक्वल टू उसकी वेलोसिटी जो है वो u है और उसका स्टार्टिंग पॉइंट x इक्वल टू 0 है और उस त्वरण a है और अंतिम पॉइंट मान लीजिए x है और x पोजीशन पर जाने के समय उसका वेलोसिटी v हो जाता है। चूँकि त्वरण कांस्टेंट है तो वो पूरे यात्रा के दौरान उसका त्वरण a ही रहता है। तो उस कंडीशन में जो हमारा इक्वेशन होगा, जो एक्सेलरेशन होगा v माइनस यू बाई टी माइनस 0 होगा मीन्स फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बटा टोटल टाइम टेकन। तो v माइनस यू बाई टी और इसी को जब सरल करते हैं तो हमको v इक्वल टू यू प्लस ए टी होता है। इसको हम लोग रेखीय गति का पहला नियम भी बोलते हैं, जो हमको किसी वेलोसिटी का टाइम के साथ रिलेशन दिखाता है। अब समय के साथ कण के स्थान का संबंध दिखाना होगा। तो कंडीशन क्या है? t इक्वल टू 0 x इक्वल टू 0 है, t इक्वल टू t x इक्वल टू x होगा। तो जो हमारे पास जो पहला इक्वेशन था v इक्वल टू u प्लस ए टी है। अब हम लोग ये मान के चलते हैं कि v एवरेज क्या होगा? v एवरेज क्या होता है? जो एवरेज वेलोसिटी होती है दैट मीन्स वो विस्थापन बट्टा समय अंतराल दैट मीन्स xt माइनस x0 बाई t माइनस 0 दैट इज x माइनस 0 बाई t माइनस 0 x बाई t होगा। तो v एवरेज इक्वल टू u प्लस v बाई टू भी हो सकता है क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी u है, फाइनल वेलोसिटी v है। तो एवरेज क्या निकालेगा? u प्लस v बाई टू। अब u तो u रह गया और v को हम लोग इस इक्वेशन से लेंगे u प्लस ए टी। तो ये u प्लस ए टी बाई टू होगा, 2u प्लस ए टी बाई टू होगा दैट मीन्स u प्लस ए टी बाई टू होगा। अब v एवरेज पहले फॉर्मूला से x बाई टी आया था तो इसका यहाँ पुट करेंगे तो x बाई टी इक्वल टू यू प्लस ए टी बाई टू टी हुआ दैट मीन्स x इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर हुआ। तो दिस x इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर को रेखीय गति का दूसरा लॉ बोलते हैं, अ, तो समीकरण भी बोलते हैं। ये जो है सो विस्थापन और समय इसका रिलेशन बताता है। और तीसरा हमारा क्या है? v इक्वल टू यू प्लस ए टी दैट मीन्स t इक्वल टू v माइनस यू t इक्वल टू v माइनस यू बाई a। तो x इक्वल टू यू टी। सरल रेखा में गति के तीसरा नियम v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू एक्स है, जो वेग और विस्थापन में संबंध है। इसमें पहला इक्वेशन क्या था? v इक्वल टू यू प्लस ए टी है। तो t को हम लिख सकते हैं v माइनस यू अपॉन a and then we are putting this into second equation of motion and x is equal to ut plus half at square and सब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो we will get this minus c square plus v square is equal to 2x and rearranging the terms we will get v square is equal to u square plus 2x। तो इस तरह से हम लोग गति के तीनों नियम का अध्ययन कर लिए। पहला नियम है v is equal to u plus at। देखिए u जो है इनिशियल वेलोसिटी है, जिसको हम लोग कांस्टेंट मान सकते हैं। a एक्सेलरेशन है, वो भी पूरे समय समान रहता है, तो ये भी कांस्टेंट है। चेंज क्या हो रहा है? वेलोसिटी, क्योंकि हम किसी पर्टिकुलर टाइम t पर हम वेलोसिटी निकालना चाहते हैं। उसी तरह से किसी पर्टिकुलर टाइम t पर हम उसका स्थान पोजीशन निकालना चाहते हैं। और ये जो इक्वेशन है ये हमको वेग और पोजीशन, वेग और विस्थापन या जो स्थान वेक्टर है उसके बीच का संबंध बताता है। अब पहला प्रश्न हम लोग देखते हैं। एक कण मूल बिंदु से प्रारंभ कर x अक्ष पर चलता हुआ x इक्वल टू 20 मीटर पर पहुंचता है, फिर उसी रेखा पर वापस मुड़कर x इक्वल टू -20 मीटर पर आ जाता है। इस पूरी अवधि में कण द्वारा तय की गई दूरी तथा उसका विस्थापन बताएं। तो अब ये प्रश्न हम लोगों ने पढ़ा, तो इस प्रश्न में ही हमारा सारा सॉल्यूशन होगा। इस बात को समझने का प्रयास करना है, इसको चल के मानना है। तो इस प्रश्न को हम लोग देखते हैं कि क्या कहता है। जैसे कहता है कि एक कण मूल बिंदु से प्रारंभ कर, मूल बिंदु का मतलब क्या होता है?
कोई भी x अक्ष है और उस पे जब x इक्वल टू 0 लेते हैं तो उसको हम लोग मूल बिंदु कहते हैं। तो इस मूल बिंदु का मतलब है कि जो वस्तु प्रारंभ कर रहा है, कहाँ से कर रहा है? 0 से प्रारंभ कर रहा है और चलता हुआ x इक्वल टू 20 मीटर, मतलब धनात्मक दिशा में गया है, तभी यह x इक्वल टू 20 मीटर हो रहा है। और यहाँ पहुंचने के बाद वो अपनी दिशा बदलता है, धनात्मक था, दिशा बदलेगा तो ऋणात्मक हो जाएगा। अब ये जो है सो चलते हुए पहुंच जाता है -20 मीटर पर। तब ये -20 मीटर, रास्ता तो एक ही है, तो 0 से चला 20 पर आया, फिर उसको वापस -20 पे जाना है, तो वो फिर 0 पे आया होगा और फिर 0 से वो चलता चलता रहा होगा दूसरी दिशा में, तो वो -20 पर पहुंच गया होगा। तो इससे ये बात हो गई कि एक तो आरंभिक जो स्थिति है वह मूल बिंदु है, उसके बाद पहले कंडीशन में जो अंतिम स्थिति है वो x इक्वल टू 20 मीटर है और टोटल मोशन का अंतिम स्थिति देखेंगे तो x इक्वल टू -20 मीटर होगा। तो सवाल क्या पूछता है, इसका जो सवाल जो पूछ रहा है वो पूछ रहा है कि इस पूरी अवधि में, समय भले ना दिया हो लेकिन बता रहा है कि इस पूरी अवधि में कण द्वारा तय की गई दूरी। अब देखिए पूछ रहा है तय की गई दूरी, तो हमें पता करना है तय की गई दूरी, और दूसरा बोल रहा है विस्थापन। तो अब समझने वाली बात है कि जब तय की गई दूरी की बात कर रहे हैं तो कैसे कैसे गया पहले आरंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु तक, उस चीज पूरी चीजों को समझना होगा। और विस्थापन के लिए केवल दो चीज ध्यान में रखना होगा, पहला कि आरंभिक स्थिति क्या थी और दूसरा अंतिम स्थिति क्या थी। तो देखिए सवाल से हमारा क्या हो गया कि सबसे पहला हमारा जो सवाल क्या पूछ रहा है, सवाल पूछ रहा है कि तय की गई दूरी क्या है, और दूसरा उसी में दूसरा सवाल पूछ रहा है कि विस्थापन क्या है। इस पूरे प्रश्न को पढ़ने से जो हमको पता चलता है वो पता चलता है कि जो ऑब्जेक्ट है वो एक ही अक्ष पर चल रहा है, दैट मीन्स कि वह रेखीय गति के बारे में बात कर रहा है। और उसके बाद उसकी आरंभिक स्थिति क्या है, तो मूल बिंदु से शुरू हो रहा है, दैट मीन्स x इक्वल टू 0 हुआ। उसकी अंतिम स्थिति क्या है, तो अंतिम स्थिति x इक्वल टू 20 मीटर नहीं है, क्योंकि वहां जाने के बाद वो मुड़ता है और फिर वो चलता ही रहता है, और जब वो x इक्वल टू -20 मीटर पर पहुंचता है तभी वो रुकता है। इसका मतलब उसका अंतिम स्थिति क्या हुआ, x इक्वल टू -20 मीटर हुआ। इसको ग्राफ से यदि हम लोग देखें तो, और ग्राफ खींचना भी अच्छी बात है, इसको हम लोग गति का विश्लेषण कर सकते हैं। एक x अक्ष हम लोग लेते हैं, वहां मूल बिंदु लिया और उस मूल बिंदु से ऑब्जेक्ट चला तो 24 मीटर पे पहुंचा, फिर वहां से उसने अपनी दिशा बदली, फिर वो वापस, देखो ये इस एरो पे नहीं चल रहा है, बस इंडिकेट कर रहा है, चल वो रहा है इसी अक्ष पे, इसी अक्ष पे यहाँ तक गया, इसी रोड पे चलते हुए फिर ये वापस दूसरी दिशा में चला गया। तो जब दूरी निकालना होगा तो दूरी निकालने का मतलब है कि वो जो रास्ता से तय किया उस रास्ता की लंबाई निकालनी है। तो उसके लिए रास्ता रास्ता क्या है, वो ओ पॉइंट से गया ए तक और फिर ए से बी तक गया, तो पूरी लंबाई निकालनी होगी। तो ओ से ए के बीच में लंबाई ओ ए है और ए से बीच की में लंबाई ए बी है, और इस तरह से आपको दूरी निकलेगा। विस्थापन के लिए क्या करना होता है, विस्थापन के लिए तो बस हमको अंतिम स्थिति और आरंभिक स्थिति, तो हमको इस ग्राफ को देखने की भी आवश्यकता नहीं है, सीधा सीधा हमने जो प्रश्न में दिया लिया है आरंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति, उसी को पुट करेंगे तो हमको ये विस्थापन मिलेगा। अब हम लोग दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है, एक कण विराम अवस्था से चलना प्रारंभ कर 6 सेकंड में 18 मीटर से पर सेकंड का वेग प्राप्त कर लेता है। त्वरण को एक समान मानते हुए इसका मान निकाले। तो यहाँ पर देखिए कि एक कण जो है वो विराम अवस्था से चलना, विराम अवस्था देखिए एक स्थिति बता रहा है, विराम अवस्था मतलब क्या है कि गति नहीं हो रहा है, मतलब उसका जो वेग है वो 0 है और इस अवस्था से आरंभ कर रहा है, मतलब कि यह जो है आरंभिक वेग है, आरंभिक वेग उसका क्या है, 0 हो गया और वो चलना शुरू करता है और 6 सेकंड तक चलता है। कितना समय तक, 6 सेकंड तक। अगर हम लोग इनिशियल टाइम 0 मान लें तो t2 कितना हो जाएगा, 6 सेकंड हो जाएगा, और कितना वेग प्राप्त करता है, 18 मीटर पर सेकेंड। दैट मीन्स कि यह जो है अंतिम वेग है, v है, v, तो u 0 हो गया और v हमारा 18 मीटर पर सेकेंड हो गया। अब सवाल पूछ क्या रहा है, सवाल पूछ रहा है कि त्वरण को एक समान मानते हुए, त्वरण को एक समान इसलिए मानेंगे, इसका मतलब है कि जो रेखीय गति का नियम है उसको हम इसमें अप्लाई कर सकते हैं, इसलिए बहुत आसान, हमारे लिए आसान हो जाएगा। तो त्वरण को एक समान मानते हुए त्वरण का मान निकालना है। तो अब हम लोग देखते हैं कि हमको दिया क्या, हमारा प्रश्न क्या कर रहा है कि त्वरण निकालना है, ठीक है।
और दिया क्या स्थिति है, चूंकि विराम अवस्था से चलना प्रारंभ किया है तो t इक्वल टू 0 पे u इक्वल टू 0 हो जाएगा और t इक्वल टू 6 सेकंड में वेलोसिटी 18 मीटर पर सेकंड है। तो अब आप देखिए कि इसमें कौन सा फार्मूला अप्लाई करेंगे, तो कहीं ना कहीं वेलोसिटी और टाइम का जो है ना रिलेशन इसमें दिखा रहा है, तो पहला गति का नियम हम लोग अप्लाई करेंगे। पहला गति क्या कहता है, v इक्वल टू यू प्लस ए टी है, इसलिए a इक्वल टू वी माइनस यू बाई टी हो जाएगा, t इक्वल टू टी टू माइनस टी वन।